नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि महाराष्ट्र में ढेर सारी खबरें आ रही है। एक तो मुंबई खुद कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक अस्थिरता की बात भी कही जा रही है। आपने वक्त निकाला सर हमसे बात करने के लिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अभी क्या स्थिति है सरकार की? कल से जो कुछ खबरें चलनी शुरू हुई, कई तरह की खबरें आई, अब क्या हम माने कि सरकार को कोई खतरा भी नहीं है? आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है। देखिए, कुछ लोगों ने जरूर कोशिश की, लगातार राज्यपाल महोदय से बैठकें हुई, मीटिंग हुई और उसके बाद में चलते जब पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे जी जो नए भाजपा में प्रवेश उन्होंने किया है, भाजपा के नेता है, वो जब राज्यपाल महोदय से मिले और उन्होंने राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात खुले तौर पे कही, तब ये बात काफी बढ़ी कि आवाजाही बढ़ गई है। पवार साहब राज्यपाल से मिले, उसके बाद शिवसेना के नेता राज्यपाल से मिले, साथ ही में बीजेपी के नेता तो मिल ही रहे थे। नारायण राणे मिलकर उन्होंने मांग की कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसके चलते काफी गहमाहट हुई थी। लेकिन मैं समझता हूं कि कल जो विपक्ष के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरा साफ कर दिया कि भाजपा को कोई ऐसा इरादा नहीं कि सरकार गिराई जाए। तो एक मैं समझता हूँ अच्छा निर्णय था, वक्तव्य था, शायद मोदी जी ने तय किया होगा कि इस तरह से भाजपा सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। खबर जाना एक अच्छी नहीं है कोरोना की लड़ाई में। तो उन्होंने जब बात कह दी, उसके बाद सारी बातें खत्म हो गई। कुछ वक्तव्य आए थे जिसके चलते कुछ उलट बातें कही गई है, विशेषकर भाजपा की ओर से। लेकिन कल मैं समझता हूँ कि फडणवीस जी का वक्तव्य आया, जब राणे जी का वक्तव्य से भाजपा का कोई वास्ता नहीं है ऐसे भी बताया गया। और आज फिर राहुल जी ने उद्धव जी से बात की और उद्धव जी ने ऑल पार्टी मीटिंग लीडर्स की बुलाई है, अपने मंत्रिमंडल के सहकारी की मीटिंग मुंबई में बुलाई है। और मैं कल उसके बाद ये खत्म हो गया, सभी मिलके कोरोना का मुकाबला। जी, लेकिन चौहान साहब, आप बीजेपी को कैसे विश्वास में कर सकते हैं? मध्य प्रदेश में देखिए उन्होंने कमलनाथ जी के सरकार के साथ क्या किया। ठीक है, विश्वास करने की बात ही नहीं है, क्योंकि भाजपा कुछ नहीं कर सकती। हमारे 288 के विधानसभा में हमारे महागठबंधन के 170 विधायक हैं और भाजपा के मात्र 105 है। लेकिन राज्यपाल महोदय अगर कुछ निर्णय लें तो फिर विधायकों की संख्या का कोई मायने नहीं रखती जी। तो इसलिए जब राज्यपाल के पास आवाजाही बढ़ गई थी तभी अटकलें लगाने लग गई थी, क्योंकि राज्यपाल कोई प्रोएक्टिव रोल तो नहीं करेंगे। लेकिन जब आप कह दिया है कि नहीं करेंगे तो हमें विश्वास करना चाहिए। तो आपने दबे स्वर में राज्यपाल महोदय के पर भी एक टिप्पणी की है कि, और पिछले दिनों जो शुरू में सरकार बनी थी उस वक्त काफी आलोचना हुई थी राज्यपाल महोदय की। देखिए, मेरी टिप्पणी उनको आलोचना करने का कोई इरादा नहीं कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। लेकिन कई जगह हमने देखा है कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग भी होते हुए भी देखा है, कई राज्यों में देखा है। और जब ये आवाजाही बढ़ती है तब आशंका आती है कि शायद कोई राज्यपाल महोदय को प्रोएक्टिव रोल तो नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि संख्या बल तो है नहीं भाजपा के पास। तो संख्या के बल पे या कोई और पार्टियां तोड़ के जो मध्य प्रदेश में जो उन्होंने नाटक किया, इस तरह का नाटक महाराष्ट्र में करने की कोशिश की गई। उनके जो भाजपा के राज्य के अध्यक्ष है वो पूरी तरह लगे हुए हैं, लेकिन इससे कोई सफलता मिलने का अंदेशा नहीं है। राहुल गांधी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो राहुल गांधी जी ने कल कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का लो स्टेक है, इसका क्या मतलब निकालें? आप तो सरकार में हैं, 10-12 मंत्री भी हैं। देखिए, बात यह है कि साझा सरकार और एक पार्टी की सरकार में जो फर्क होता है उसके बारे में राहुल जी कुछ टिप्पणी कर रहे थे। और वो उदाहरण के तौर में बताना चाहूंगा कि लोकसभा के चुनाव के दौरान हमने हमारे मैनिफेस्टो में न्याय योजना का जिक्र किया था। और न्याय योजना थी कि हर एक परिवार को, गरीब परिवार को, देश के 25 में से 5 करोड़ परिवार को महीना 6,000 रुपया दिया जाए।
सालाना 72,000 रुपये दिया जाए। अब हमारी सरकार तो दिल्ली में नहीं आई, लेकिन कुछ राज्यों में हमारी सरकार आई, तो स्वाभाविक है कि जो हमने जनता से वादा किया था हमारे मैनिफेस्टो में, उसको पूरा करने की हम कोशिश करें। अगर दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है तो राज्यों में काम कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने न्याय योजना का छत्तीसगढ़ में आरंभ किया, कुछ उसके लिए जो पैसा भी दिया है। तो यह है कि हम क्या महाराष्ट्र में ऐसी योजना रख सकते हैं। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट में मीटिंग होती है, तब अपनी अपनी पार्टी अपने अपने मुद्दे रखती है, लेकिन 3 पार्टी की कोएलिशन है। जब तक कोई आम राय नहीं होती तब तक का कोई फैसला नहीं होता। और जब अलग अलग मत रखे जाते हैं, क्योंकि एक तरफ पैसा कहाँ से आएगा, ये सब चीजें हैं, और आम राय लेने के बाद फैसला लेने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। सही बात है सर। और पहली इसीलिए कहा बार जाता है, चौहान साहब, पहली बार मैं आपको बधाई देता हूं कि पहली बार किसी कांग्रेस के नेता ने खुलकर इतनी ईमानदारी से इस पर कोई बात कही। इतनी ईमानदारी से कोई नेता आजकल बोलता नहीं है सर। दूसरा मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपके एक साथी जो मुंबई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि कल उनका एक वक्तव्य आया कि सरकार में तालमेल नहीं है, जो 3 दल हैं उसमें आपस में। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं किसी और की टिप्पणी पे खुलासा नहीं करूंगा। जो हमारे पार्टी के नेताओं ने कहा था उस पर बात करेंगे। देखिए, तालमेल की कोई कमी नहीं है। अब पहले ये सोचिए कि सरकार क्यों बनी। सरकार बनने का एकमात्र कारण है कि जब भाजपा की 5 साल की हमने सरकार देखी, जो शासन देखा, उससे जिस तरह से लोग तंग आ चुके थे और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को और एनसीपी को खत्म करने की कोशिश की, पार्टियां तोड़ी गई, उससे हम सब ने फैसला किया कि नहीं, हमको बीजेपी को रोकना पड़ेगा। और एक उसी मुद्दे पे हम सभी दल साथ आए हैं। और वो आज भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में हालात हुए और किस तरह से महाराष्ट्र में राज्यपाल भवन में क्या क्या हो रहा था, आपने देखा। तो ये खतरा अभी भी है। तो कोई सवाल नहीं उठता कि हम कोई अपने में बिखराव करके बीजेपी को वापस सत्ता में बिठाएं। ये कारण से 3 दलों की साझा सरकार बनी है, वो कारण अभी भी है। हम भाजपा को नहीं चाहते सरकार चलाने के लिए, जो 5 साल सरकार चलाई है, वो देखा है क्या हालत हो गई है। तो इस कड़ी में कहा जा रहा है कि ये जो 3 पार्टी है, इसकी सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस को माना जा रहा है। आप क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में वही लोग खुश है जो मंत्री है, बाकी विधायक तो खुश नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ये बात। तो आप शिवसेना के बारे में भी कह सकते हैं, एनसीपी के बारे में भी कह सकते हैं। कुछ ही लोग मंत्री बने हैं, सभी विधायक दल के विधायक तो मंत्री नहीं बन सकते। इसलिए ये गलत, बिल्कुल सरासर गलत बात है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, कोई हम प्रादेशिक के क्षेत्रीय दल नहीं है जी। तो ये सब पार्टी तोड़ने की या कुछ अफवाहें फैलाने की अटकल चली है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कल फडणवीस जी ने कहा, शायद उनको दिल्ली से कुछ कहा होगा कि ऐसे वातावरण में जैसे मध्य प्रदेश में हरकत हुई, वैसी हरकत करना सही नहीं रहेगा। और मैं उसका स्वागत करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी ओर से तो कम से कम कहा कि हम सरकार नहीं गिराएंगे। देखिए, दल की संख्या से तो सरकार नहीं गिरती, लेकिन अगर कोई और ताकत, कोई गृह मंत्रालय से कोई निर्देश आए, कोई राज्यपाल महोदय के पास कोई संदेश आए तो अलग बात है। उसका उन्होंने खुलासा कर दिया है। मेरा एक सवाल ये है कि क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि कोरोना से जो को लेकर के महाराष्ट्र की सरकार दबाव में है, जिस ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए था शायद वो उतने अच्छे से हो नहीं पाया है? नहीं, यह मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार। देखिए, महाराष्ट्र देश के दूसरे नंबर की आबादी का राज्य है, और लेकिन मैं तो केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा कि जब 11 मार्च को WHO ने कोरोना को एक ग्लोबल पेंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, हमने 25 तारीख को देश पर लॉकडाउन किया। 14 दिन हम पूरी तैयारी कर सकते थे, चाहे प्रवासी मजदूर थे या लॉकडाउन की तैयारी, इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन वो नहीं हमने किया। और सबसे भारी भूल हुई कि मुंबई हवाई अड्डे पे हर रोज 16,000 प्रवासी आते हैं, और वो 16,000 प्रवासी मुंबई आने के बाद अपने अपने घरों जाते हैं।
क्वारंटाइन ना करने की बहुत बड़ी गलती केंद्र सरकार ने की। लाखों लोग आए 11 मार्च से लेकर 25 मार्च तक, और उनको सिर्फ हाथ पे ठप्पा लगाकर एक फॉर्म साइन करा दिया कि हम घर जाके क्वारंटीन करेंगे, और उनको छोड़ दिया गया। विदेशों से लोग बीमारी लाए और उसको फैलाया। दूसरी बात है कि धारावी जैसी जो हमारी कॉलोनीज हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे घनी आबादी वाली कॉलोनीज है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग करना असंभव है। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत हजारों हॉस्पिटल बेड की अरेंजमेंट की है। तो अगर कोई सिटी, कोई शहर अगर कोरोना से मुकाबला करने की उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मुंबई के पास। सर एक जो आज एक तस्वीर आप शायद देख पाए या नहीं देख पाए, मुजफ्फरपुर में एक मां मर गई है जो अप्रवासी है स्टेशन पे, उनके 2 बच्चे उसके आसपास, उनको मालूम नहीं है, मां नहीं रही है। और अभी भी ट्रेन को लेकर के महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय रेलवे मंत्री के बीच में अलग अलग ट्वीट आते हैं, और विडंबना देखिए दोनों रेल मंत्री भी महाराष्ट्र से ही आते हैं। देखिए वो घटना मैंने भी देखी है, दिल दहलाने वाली घटना है। लेकिन मैं समझता हूं कि रेलवे मंत्रालय केंद्र सरकार के मंत्री चलाते हैं। पीयूष गोयल जी रेलवे मंत्री है, और मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि देश के इतिहास में कभी इस तरह से रेलवे का संचालन नहीं हुआ। तो कहीं आपने सुना है कि रेलगाड़ी एक स्टेशन से निकलती है एक जगह जाने के लिए और जाती है कहीं और, गोरखपुर जाने वाली ट्रेन उड़ीसा पहुंच जाती है। कि क्या अंधेरगर्दी चल रही है, पीयूष गोयल इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर कोई और प्रधानमंत्री होते और अमित शाह साहब का अगर आशीर्वाद पीयूष गोयल पे नहीं होता तो उनको तुरंत निरस्त कर देना चाहिए था। लेकिन हमारी अभी भी मांग है कि किस तरह से तू मैं कर रहे हैं। क्या केंद्रीय मंत्री को शोभा देता है? क्या आपने लिस्ट नहीं भेजी, 1 घंटे के अंदर भेजिए तो दोबारा भेजिए, क्या हो रहा है जी? अब मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार रेलवे का संचालन करती है। अगर रेलवे लोगों को घर पहुंचाने में असमर्थ है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पीयूष गोयल और केंद्र सरकार पे है। जी पृथ्वीराज चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ऑडियो के लिए थोड़ी समस्या हुई, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी से बातचीत की है। धन्यवाद।